जब टेंटेकल समुद्र के तल पर हर उस चीज को खा रहे थे जो हिल रही थी, लू शांग ने पानी में बुलबुले बनाते हुए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तय किया कि अब सपनों की दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है, ताकि वह थोड़ा प्रशिक्षण ले सके जबकि उसका शरीर उसे भोजन देने का ध्यान रख रहा था। उसके पेट पर 3 आंखें भोजन की तलाश में तीव्रता से चमक रही थी। सपनों की दुनिया में सब कुछ अस्त-व्यस्त था, इमारतें नष्ट हो गई थीं और मानव जीवन का कोई निशान नहीं था, जिससे यह प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। एक बार जब लू शांग सपनों की दुनिया में पहुंचा, तो एक ज़ॉम्बी ने सोचा कि उसे भोजन मिल गया है और उसने उसे आश्चर्यचकित करके हमला करने की कोशिश की। लेकिन हमारे लड़के ने समय रहते प्रतिक्रिया की। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, घूमा और ज़ॉम्बी के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका मिशन इस जगह के महान योद्धाओं की बची हुई यादों को इकट्ठा करना था। एक और ज़ॉम्बी दिखाई दिया। लू शांग ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, उसे बिना ज्यादा प्रयास के हरा दिया। वह शांत भाव से ज़ॉम्बी की लाश को देखने लगा। कुल मिलाकर उसने 3 गलियां साफ कीं, कुल 8 ज़ॉम्बी को हराया, जिनकी ताकत मार्शल योद्धाओं जैसी ही थी। उनमें 5 लेवल 7 और 3 लेवल 8 ज़ॉम्बी थे, जिनकी ताकत ग्रैंड मास्टर जैसी थी। उसके सामने ज़ॉम्बी योद्धाओं की लाशों का ढेर था, जिन्हें उसने हराया था। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था। आजकल सही मार्शल आर्ट के साथ उसके पास कुल 50 प्रकार के ज़ॉम्बी थे, जिनमें अलग-अलग मार्शल इच्छाशक्ति थी, जो सभी उसकी इच्छाशक्ति के साथ जुड़े हुए थे। जब उसने लाशों को देखा, तो उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसे नहीं पता था कि जब 100 प्रकार की ज़ॉम्बी होंगी, तो क्या कोई गुणात्मक परिवर्तन होगा। उसने इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया, अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान करने के लिए जमीन पर बैठ गया। अब बस अपने घावों के थोड़ा और ठीक होने का इंतजार करने का समय था, ताकि बाद में वह जाने से पहले कोशिकाओं को खत्म कर सके। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें खोली और एक गंभीर नज़र से सिस्टम के डेटाबेस में जानकारी की जांच करने का फैसला किया। उसने आयिंग को बुलाया और उससे अपनी निजी जानकारी एक्सेस करने के लिए कहा। सेक्सी आयिंग ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर हिलाया। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। कुछ ही देर बाद सिस्टम की कई लाल खिड़कियां उसके सामने दिखाई दी। लू शांग की आंखें जिज्ञासा से भर गईं और उसने जानकारी पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि सिस्टम के डेटाबेस में उसके भविष्य के बारे में जानकारी गढ़ी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि अन्य संग्रहीत डेटा असली थे। लू शांग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उत्सुक नज़र से सिस्टम विंडो पर प्रदर्शित जानकारी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मार्शल आर्ट विरासत, औषधीय नुस्खे, संसाधन बिंदु, वे बहुत महत्वपूर्ण सहायक थे और सिस्टम के भीतर गहरी छिपी जानकारी तक पहुंचने की कुंजी अधिक अनुमतियां प्राप्त करना था। तभी हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थी। उसके सामने झाओजी की तस्वीर वाली एक खिड़की थी और एक अन्य फोटो में लू शांग चरम डोजो से मार्शल संत की लाश के बगल में दिखाई दिया। निंगहाई में चरम डोजो से मार्शल संत को गंभीर रूप से घायल करने के बाद लू शांग लड़ाई के बाद गंभीर रूप से घायल होने के दौरान गायब हो गया था। हालांकि 3 साल बाद वह झाओजी को मारने के लिए वापस आया था, मार्शल संत लिन झेंग्यू को हराया और मार्शल संत टेन जोंग पर काबू पाया। लू शांग जानता था कि यह जानकारी झूठी थी क्योंकि झाओजी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया क्योंकि जल्द या बाद में वह मरने वाला था। सिस्टम ने लू शांग के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। एक लड़ाई के बाद हमारे लड़के का शरीर सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था। 25 साल की उम्र में वह लेवल 9 पर पहुंच गया था। मार्शल पथ के इतिहास में सबसे कम उम्र का मार्शल संत बन गया। एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सभी को अपनी ताकत दिखाता है और उसका सामना करने में सक्षम कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लू शांग काले कपड़े पहने सैकड़ों पुरुषों के सामने प्रकट हुआ। 30 वर्ष की आयु में
उन्होंने पवित्र मार्शल अभयारण्य की स्थापना की और दुनिया भर में मार्शल आर्ट का प्रसार किया, जिससे मानव मार्शल सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिला और उनके संरक्षण में 10 और मार्शल संत उभर। यह देखकर उनकी आंखें खुशी से भर गईं और उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। पहले उन्हें याद आया कि उन्होंने पढ़ा था कि उन्हें स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में जाना जाता था। अब जब वे एक उच्च स्तर पर पहुंच गए थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने यह उपाधि क्यों खो दी, उनका मन जिज्ञासा से भर गया और उन्होंने पता लगाने के लिए पढ़ना जारी रखने का फैसला किया। सिस्टम ने लू शांग की एक शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा जारी करने की छवि प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। 100 साल की उम्र में वे स्तर 10 पर पहुंच गए थे। इस प्रकार मार्शल पद के इतिहास में पहले स्तर 10 विशेषज्ञ बन गए। ब्रह्मांड के देवता। जब नन्हा आइंग पास में तैर रहा था, लू शांग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे नहीं पता था कि मार्शल पूर्वज होने का क्या मतलब है। वह सवाल कर रहा था कि क्या यह उसके पिछले जीवन के कन्फ्यूशियस के समान कोई उपाधि है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी देवता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे पीढ़ियों तक टिकने वाला सर्वोच्च नाम माना जा सकता है। लू शांग की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं, जिससे उसे पसीना आने लगा। वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। डर से भरे भाव के साथ उसे याद आने लगा कि कब उस कमीने झाओजी ने उसके मुंह से कार्ड निकाला था। कार्ड एक लेवल 10 योद्धा का सुरक्षा ताबीज था, जो दर्शाता था कि इस दुनिया में मूल रूप से लेवल 10 का रास्ता होना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था कि वह इस रास्ते को खोलने वाला था। उसके लिए यह बहुत अजीब था, लेकिन उसने सोचा कि इसके पीछे का कारण यह था कि सिस्टम के डेटाबेस में जानकारी पूरी नहीं थी, जिससे भविष्य की भविष्यवाणियों में महत्वपूर्ण विचलन हो रहा था। लू शांग शांत हो गया, आइंग की ओर मुड़ा और एक शांत भाव के साथ समझाया कि इस दुनिया के पिरामिड के शीर्ष पर अभी भी कई रहस्य हैं, जो उसे समझ में नहीं आए। अब जब वह एक मार्शल पूर्वज था, तो उसने सोचा कि उसका एक्सेस लेवल अब कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उससे अपनी अनुमतियों की जांच करने के लिए कहा। आइंग ने चुपचाप लू शांग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जब तक कि कई सेकंड बाद उसने सिस्टम के डेटाबेस तक पहुंच नहीं ली, जिससे पता चला कि उसका 10 सितारा चरित्र के रूप में ऐतिहासिक विकास हुआ था। लू शांग की आंखें उत्साह से चमकने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि पहले उसके पास केवल लेवल 7 क्लीयरेंस था और अब यह सीधे 3 लेवल ऊपर उठ गया था। उसने अपने हाथ से अपनी जैकेट को एडजस्ट किया और उसका ध्यान आइंग पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें खुशी से भर गईं, क्योंकि उसके पिछले अनुभवों के अनुसार लेवल 7 क्लीयरेंस ने 7 से 8 तक आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। अब जब वह लेवल 10 पर पहुंच गया था, तो सिस्टम को उसके लिए लेवल 10 से 11 तक की प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। उसने लेवल 9 से लेवल 11 तक का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया था, इसलिए उसने उसे लेवल 11 की सभी साधना तकनीकों को लाने के लिए कहा। आइंग ने सिस्टम विंडो की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने सिस्टम की जानकारी को संशोधित करना शुरू कर दिया। लू शांग ने उत्सुक नज़र से चुपचाप देखना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए तैयार कि लेवल 11 पर कैसे चढ़ा जा। कुछ ही समय बाद सिस्टम ने पुस्तकों और चर्मपत्र के कई स्क्रॉल के साथ एक विंडो बनाना शुरू कर दिया। लू शांग ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सिस्टम लोड नहीं हो गए। सिस्टम विंडो गायब हो गई, जिससे किताबें और चर्मपत्र के स्क्रॉल जमीन पर रह गए। उसने किताबों में से एक उठाई, उसे खोला और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले 5 अध्याय पहले से ज्यादा उन्नत थे, जबकि आखिरी 4 नए थे। उनका ध्यान एक नई तकनीक पर केंद्रित था, जिसे 5 मौसम मुट्ठी की कला कहा जाता था, जिसे वांग क्यू ने बनाया था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन काल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों के अलावा एक 5वां मौसम भी था, और जब 5वां मौसम आता था तो आकाश में 10 सूर्य दिखाई देते थे। प्रकाश और गर्मी पहाड़ों, नदियों और भूमि को तब तक जलाने में सक्षम थी जब तक कि वे सूख न जाएं, और सूख न जाए सभी जीवित प्राणी चिलचिलाती गर्मी में मर जाते थे, जिससे दुनिया एक भट्टी में बदल जाती थी।
लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि 5 मौसम मुट्ठी की कला प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है, जो एक साथ आकाश में 10 सूर्यों के भयानक दृश्य को फिर से बनाने के लिए है। उसके लिए यह मार्शल आर्ट भव्य और राजसी थी। यह पता चला कि शी शेंगनिंग के सर्वोच्च गुरु स्तर को 10 सूर्य आकाश में वांग क्यू की मुट्ठी शैली की नकल करके प्राप्त किया गया था। लू शांग ने किताब बंद कर दी और उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसने एक स्क्रॉल उठाया और तय किया कि इसे पढ़ने का समय आ गया है। उसने स्क्रॉल खोला और उसका हाव-भाव बदल गया। उसकी निगाहें उलझन से भर गईं। उसका मन सवालों और निराशा से भर गया क्योंकि वह उस पर लिखी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था। स्क्रॉल से एक शक्तिशाली नीली आभा निकलने लगी। हमारे लड़के के सिर से धुआं निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखने का फैसला किया, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। उसने यांग यीशुओ तकनीक के संस्थापक के बारे में पढ़ा और उसे नहीं पता था कि यह तकनीक किस बारे में है या इसका मार्शल आर्ट से क्या संबंध है। उसके लिए इसे पढ़ना एक शब्दकोश पढ़ने जैसा था। अब उसका सिर दुख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गई। हालांकि वह इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था, लेकिन यह तकनीक केवल आंतरिक ब्रह्मांड का निर्माण करने, बाहरी और आंतरिक ब्रह्मांड के बीच संबंध और इसके निर्माण के बारे में बात करती थी। इसके अतिरिक्त इसमें संभावनाओं के कई सिद्धांत शामिल थे। उसके लिए यह एक अकादमिक लेख से ज्यादा कुछ नहीं था और इसे तकनीक नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा इस तकनीक का स्तर आश्चर्यजनक रूप से बहुत ऊंचा था। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह लेवल 11 से लेवल 12 तक चढ़ने की प्रक्रिया थी। लू शांग, कुछ हद तक क्रोधित और भ्रमित, ने स्क्रॉल को बंद कर दिया और उसे जमीन पर छोड़ दिया। वह मुश्किल से लेवल पर था और अभी तक कुछ भी नहीं समझा, इसलिए उसने इसे भूल जाने और मुश्किल चीजों को बाद के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसने एक और किताब उठाई, उसे एक जिज्ञासु भाव से खोला और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने फैसला किया कि 5 मौसम तकनीक पर एक नज़र डालना बेहतर था। उसने पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो वह जानता था कि अगर वह आंतरिक ब्रह्मांड का उपयोग करना सीख गया, तो वह इतिहास की सबसे मजबूत सर्वोच्च युद्ध तकनीक प्राप्त कर लेगा। कोई भी अन्य मार्शल आर्ट या मार्शल कौशल इसकी तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिरकार कोई भी मार्शल आर्ट किसी पर हमला करने के लिए आंतरिक ब्रह्मांड का उपयोग करने से अधिक भयंकर नहीं हो सकता है। लू शांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसका ध्यान किताब पर केंद्रित हो गया। वह पहले से ही पौराणिक 5वें क्षेत्र में पहुंच चुका था और इस स्तर 11 मुट्ठी तकनीक के साथ कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह की शक्ति को उजागर करने जा रहा था। उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया, जो मार्शल लपटों का उत्सर्जन कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं क्योंकि उसे लगा कि 5 मौसम तकनीक की मुट्ठी से वह 10 या उससे ऊपर के स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को भी चुनौती दे सकता है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने हाथ में मौजूद शक्ति को अवशोषित किया। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उस शक्तिशाली स्तर 10 योद्धा को मारने की कसम खाई जिसने अगली बार मिलने पर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके बगल में आंख थी और उसका शरीर चमक रहा था। वह उसकी ओर मुड़ा, उसे देखने लगा और उसे लॉ परियोजना की सारी सामग्री दिखाने के लिए कहा। उसने एक सिस्टम विंडो प्रोजेक्ट करना शुरू किया और बताया कि उसके पास सामग्री तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुमतियां नहीं है। लू शांग चुपचाप देखता रहा, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। यह उसे अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने सपनों की जगह के सभी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होने से पहले अपनी अनुमतियों को स्तर 11 तक बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और अपने हाथ का उपयोग करके उसने सिस्टम विंडो को बंद कर दिया। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 8वें से 9वें स्तर पर पहुंचना था। उसने यह देखने का फैसला किया कि 9वें स्तर तक पहुंचने का रास्ता कैसे प्राप्त किया जाता है।
उसने टोटल कंसंट्रेशन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी लपटें दिखाई देने लगी। सबसे पहले उसे शरीर, ऊर्जा और आत्मा का एक इकाई में विलय पूरा करना था। फिर उसे दुनिया की ताकत का उपयोग करके आकाश और पृथ्वी से जुड़ना था ताकि वह अपनी खुद की मार्शल सील बना सके और मार्शल प्रोजेक्शन का निर्माण कर सके। यहीं से सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बीच अंतर वास्तव में दिखाई देने लगा। उसने 4 भुजाओं वाले एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा की आत्मा की कल्पना करना शुरू कर दिया और उसकी तुलना में मार्शल प्रोजेक्शन का उपयोग करता एक चींटी जैसा लग रहा था। जो उल्लेख किया गया था उसके अनुसार मार्शल प्रोजेक्शन के लिए मानक में अलग अलग गुण थे। यदि मार्शल प्रक्षेपण 1000 मीटर से कम लंबा था तो यह निम्न गुणवत्ता वाला था, 1000 से 5000 मीटर लंबा यह मध्यम गुणवत्ता वाला था और 5000 मीटर से अधिक लंबा यह उच्च गुणवत्ता वाला था। लू शांग की आंखें गंभीरता से भर गईं और वह सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। थार बोई ने सर्वोच्च डोजो से मार्शल संत के मार्शल प्रक्षेपण को याद करना शुरू कर दिया। उसका दयनीय मार्शल प्रक्षेपण 500 मीटर तक भी नहीं पहुंचा, जो सबसे निम्न गुणवत्ता का था, और उसे एक गांव का मार्शल संत कहना भी बहुत उदारता था। वास्तविकता यह थी कि यह आदमी अपनी दिव्यता को बनाए रखने के लिए केवल सांसारिक भक्ति पर निर्भर था, जो कि कचरा था। लू शांग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और विचार में डूब गया। प्राकृतिक श्वास तकनीकों और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन के साथ संघनित मार्शल प्रक्षेपण दोनों ही उच्चतम गुणवत्ता के थे। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, क्योंकि उसके पास अपने निपटान में अनगिनत तकनीकें और मार्शल आर्ट थे। अगर वह इन बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्रक्षेपणों को संयोजित कर सकता है और उन्हें अपने संपूर्ण मार्शल आर्ट में मिला सकता है, तो उसे नहीं पता था कि किस तरह का प्रक्षेपण उभरेगा। उसने एक शक्तिशाली राक्षस की आत्मा के प्रक्षेपण की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिसकी निगाह जानलेवा है। लू शांग ने किताब बंद कर दी और इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया, क्योंकि दिवास्वप्न उसे अपना रास्ता भटका देगा, और इसके अलावा यह सब मिलाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहला कदम धीरे धीरे उसके शरीर, ऊर्जा और आत्मा को मिलाना था। उसने अपनी उंगलियों को चटकाना शुरू कर दिया और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंत में, अगर वह अपनी लगातार बढ़ती अमर कोशिकाओं की ताकत के साथ 5 मौसम की मुट्ठी तकनीक सीखने में कामयाब रहा, भले ही वह कुछ समय के लिए स्तर 8 के शिखर पर अटक गया हो, फिर भी वह मार्शल संतों को मार सकता था जैसे कि वे केवल मुर्गियां हो। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। कुछ समय बाद, जैसे ही हवा के बुलबुले सतह की ओर उभरने लगे, लियू शेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दीं और सपनों के स्थान से बाहर निकल गया। हमारा लड़का सपनों के स्थान में विभिन्न नए खोजे गए कौशलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और प्रशिक्षण कर रहा था, और 1 महीने के बाद उसने उनके मूल सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली थी। उसकी आंखें थकान से भरी हुई थीं, और 1 महीने से अधिक समय तक सोने के बावजूद उसे न तो भूख लगी थी और न ही थकान, क्योंकि उसके उत्परिवर्ती शरीर ने लगातार उसका पोषण किया था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान केंद्रित किया। उसके बाहरी घाव पहले ही ठीक हो चुके थे और उसके क्षतिग्रस्त अंग भी पुनर्जीवित हो गए थे। इस दौरान उसने अंततः उस शक्तिशाली स्तर 10 योद्धा की शक्ति के अवशेषों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था जिसने उस पर हमला किया था। अब बस थोड़ी देर और इंतजार करना बाकी था, जब तक कि छोटी सी चोट और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी ठीक न हो जाए। उसने अपना हाथ अपने घुटने पर टिकाया और शांत दृष्टि से खड़े होने के लिए तैयार हो गया। लगभग सब कुछ तैयार था, इसलिए उसने तय किया कि अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। उसके पेट पर स्थित आंखें सक्रिय हो गईं और उस क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। लियू शेंग की आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं, क्योंकि वह गति पकड़ रहा था और हवा के बुलबुले बनाते हुए बहुत तेजी से सतह की ओर चढ़ना शुरू कर रहा था। जैसे ही वह रसातल की गुफा से बाहर निकलता, उसके उत्परिवर्तित शरीर की समस्या अपने आप हल हो जाती। एक बार जब वह इस जगह से बाहर निकलता,
तो गुफा की शक्ति द्वारा दबाए जा रहे नियम गायब हो जाते और विदेशी जानवरों के मांस और रक्त के सार की मदद के बिना उसका शरीर सामान्य हो जाता और सभी विदेशी कोशिकाएं मर जाती। जैसे ही हमारा लड़का थोड़ा ऊपर चढ़ा, कुछ हुआ। उसकी पीठ पर मौजूद तंतु अचानक हिलने लगे। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि यह कुछ सामान्य होगा। लेकिन तभी चारों तंतु पीछे की ओर उछले, कुंडलित हो गए और पत्थरों को कसकर पकड़ लिया, जिससे लियू शेंग का शरीर अचानक रुक गया। उसका दिमाग भ्रम से भर गया, जिससे वह पलट गए। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसका ध्यान टेंटेकल्स पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक क्रोधित था। अब जबकि हमारा लड़का हिल नहीं रहा था, गुफा की गहराई से एक दुष्ट ऊर्जा उभरने लगी, जिससे एक लाल चमक दिखाई देने लगी। लियू शेंग ने ध्यान से देखना शुरू किया। उसे याद आया कि यह गुफा बिल्कुल एस लेवल गुफा की तरह थी, लेकिन अंतर यह था कि समुद्र की गहराई में एक दूसरी दुनिया से एक चेतना थी, जिसने देखा था कि लियू शेंग कुछ समय से इस जगह पर आराम कर रहा था। अब वह उच्च गुणवत्ता वाला भोजन और एक अच्छा उम्मीदवार था। ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई क्योंकि उसके भीतर जो छिपा था वह लियू शेंग को भ्रमित करना चाहता था। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। क्रोध से ग्रस्त होकर उसने एक टेंटेकल को कसकर पकड़ लिया। लियू शेंग ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने एक और टेंटेकल पकड़ लिया और फ्लैश को ध्यान से देखने लगा। उसने अपने दांतों को भींचा और थोड़े प्रयास से टेंटेकल में से एक को तोड़ दिया। टेंटेकल 2 भागों में विभाजित हो गया और उस पर मौजूद आंख दर्द महसूस करते हुए आंसू से भर गई। लियू शेंग की नज़र उस पर टिकी हुई थी। वह क्रोधित था क्योंकि टेंटेकल चट्टानों से चिपका हुआ था। उसने उल्लेख किया कि उसे आधे में विभाजित करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आखिरकार यह उसका शरीर था। उसने घबराहट के कारण अपने दांत भींच लिए और सतर्क हो गया, यह जानते हुए कि वह अब इस स्थान पर नहीं रह सकता क्योंकि कोशिकाओं की आत्मजागरूकता लगातार मजबूत होती जा रही थी और कोई नहीं जानता था कि बाद में क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली थी। लियू शेंग ने अपना हाथ सतह की ओर बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए सतह की ओर तैरना शुरू कर दिया। पहली बात यह थी कि गुफा से बाहर निकलना था, फिर कोशिकाओं की समस्या को हल करना था और अंत में अपने तारकीय अमर शरीर का पुनर्निर्माण करना था। केवल इसके साथ ही वह फिर से एक महान नायक बन पाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ और लियू शेंग की आंखें आश्चर्य और घबराहट से भर गई। उसके माथे पर केंद्रित अमर कोशिकाओं से एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। लियू शेंग ने तैरना बंद कर दिया, पीछे मुड़ा और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि गुफा में छिपी चेतना उसके पास पहुंच गई थी और उसे इतनी आसानी से यहां से जाने नहीं देगी। दर्जनों लाल आंखें दिखाई दीं और लियू शेंग को घूरने लगी। अनजाने में उसने ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी और उसका ध्यान आंखों पर केंद्रित हो गया। वह चुप रहा, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। कई टेंटेकल्स बहुत तेजी से हमारे लड़के के पास आने लगे। उसने ध्यान से देखना शुरू किया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह बल प्रयोग कर रहा था क्योंकि यह उसे धोखा देने में सक्षम नहीं था। वह कुछ न करके बेकार नहीं बैठने वाला था। उसने अपनी शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करना शुरू कर दिया और दृढ़ संकल्प से भरी एक उग्र नज़र से उसने बताया कि वे एक ही रास्ते पर नहीं थे और जो काम नहीं करने वाला था उसे बलपूर्वक करने से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हमारे लड़के ने कोशिकाओं की शक्ति को केंद्रित किया और अपने हाथ को एक शक्तिशाली और तेज ब्लेड में बदल दिया। उसने एक आक्रामक रुख अपनाया, हमले से खुद का बचाव करने के लिए तैयार। जैसे ही टेंटेकल्स उसे पकड़ने के लिए पास आए, लियू शेंग प्रकाश की गति से आगे बढ़ा और अपने तेज ब्लेड का उपयोग करके टेंटेकल्स को टुकड़ों में काट दिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं, यह दिखाते हुए कि वह इस जगह से जीवित बाहर निकलना चाहता था। अब जब लियू शेंग खतरे से बाहर था, तो वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और आंखों से दूर चला गया। यह देखते ही चेतना, जो क्रोधित थी, प्रकट हुई और दहाड़ने लगी। एक पल में वह गुफा से बाहर निकल गया, चेतना को अलविदा कहने लगा और एक मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोधित होने के बजाय
चेतना की आंखें खुशी से भर गईं, जैसे कि उसके पास लियू शेंग को पकड़ने के लिए कोई इक्का या कोई और छिपी हुई योजना। उसने सोचा कि वह खतरे से बाहर है, लेकिन तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। लियू शेंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे उसे पसीना आ गया। उसके सिर में एक आवाज गूंजने लगी, जो पूछ रही थी कि उसे इतना मजेदार क्या लगा। लियू शेंग इस जगह से हमेशा के लिए भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसके पीछे लेवल 10 के योद्धा के समान एक शक्तिशाली पोर्टल उभरा जिसने उसे लगभग मृत कर दिया था। लियू शेंग डर से लकवाग्रस्त हो गया था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, यह नहीं जानते हुए कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए क्या करना है। उसका शरीर पोर्टल में चूसा जाने लगा और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह रसातल था। अनुनय योजना केवल चेतना का दिखावा थी और इसका असली उद्देश्य उसे रसातल में प्रवेश करने के लिए धोखा देना था। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन असमर्थ था। पोर्टल एक अलग स्थान से जुड़ा था जहां कई ग्रह थे। लियू शेंग इस स्थान पर दिखाई दिया और तैरने लगा, और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जगह खतरनाक थी। उसका शरीर बदल गया था और अब पदार्थ के बजाय ऊर्जा से बना हुआ लग रहा था। पोर्टल बंद होने लगा। हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित था और घबराने के बजाय वह शांत रहा। उसे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रसातल में प्रवेश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि वापसी का एकमात्र रास्ता बंद हो गया था। और यद्यपि ऐसा लग रहा था कि इस स्थान पर कोई खतरा नहीं था, यहाँ फंसे लोग अनगिनत स्थानों में हमेशा के लिए खो गए थे। लियू शेंग की आंखें शांति से चमक रही थी। शांति से सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। पोर्टल गायब नहीं हुआ था, बल्कि दूसरी जगह था, केवल उसे अभी तक नहीं मिला था। अन्यथा स्तर 10 और 11 के योद्धा पृथ्वी से आने जाने में सक्षम नहीं होंगे। अब एकमात्र समस्या यह है कि उसे नहीं पता था कि वापस लौटने के लिए पोर्टल कैसे खोजा जाए। तभी एक टेंटेकल ने उसे देखा और एक तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। टेंटेकल ने हमारे लड़के की छाती को छूना शुरू कर दिया, जिससे उसका ध्यान आकर्षित हुआ। लियू शेंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे पता था कि वापस लौटने का पोर्टल कहाँ है। उसका मन भ्रम से भर गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चल सकता है कि पोर्टल कहाँ है। यह सोचते हुए कि क्या इस जगह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की कुंजी विदेशी कोशिकाओं में है, उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और जाकर देखने का फैसला किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं, यह पूछते हुए कि पोर्टल कहाँ है, टेंटेकल ने किस दिशा में जाना है, यह बताना शुरू कर दिया, और हमारा लड़का पोर्टल की ओर बढ़ते हुए निर्देशों का पालन करने लगा। उसने ग्रहों का अवलोकन करना शुरू कर दिया और खुशी के भाव के साथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसने महसूस किया कि यह स्थान वास्तव में अनोखा था, यह अवर्णनीय था। उसे लगा जैसे वह शून्यता के स्थान में था। हमारा लड़का राक्षसी कोशिकाओं के निर्देशों का पालन करने लगा और फिर टेंटेकल उत्साह के साथ हिलने लगे। लियू शेंग ने अवलोकन करना शुरू किया और यह महसूस करते हुए मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका कि कोशिकाओं से खुशी की तीव्र भावना बहुत मजबूत थी, जिसका मतलब था कि वे पोर्टल के करीब थे। उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसके ऊपर बुरी ऊर्जा की एक शक्तिशाली गेंद प्रकट होने लगी। लियू शेंग जगह पर जम गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसकी निगाहें भय से भर गईं, जिससे वह घबरा गया, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी और चेतना उसे पकड़ने आई थी। जिस आंख ने उस टेंटेकल पर द्वेष से भर दिया, लियू शेंग क्रोधित हो गया और टेंटेकल को कमीना कहकर चिल्लाने लगा। इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता था, और यही वह निकास था जहां चेतना थी जो उसे पकड़ना और खा जाना चाहती थी। घातक ऊर्जा अधिक तीव्र होने लगी और कुछ ही देर बाद एक विशाल आंख और कई छोटी आंखें दिखाई दीं और हमारे लड़के को घूरने लगी। चेतना लियू शेंग को पाकर खुश थी। लियू शेंग ने चुपचाप आंख को देखना शुरू कर दिया, डर से लकवाग्रस्त, यह नहीं जानते हुए कि यह राक्षस किस तरह का योद्धा था। आंख ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक हाथ प्रकट हुआ। यह लियू शेंग को पकड़ने के लिए तैयार था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि कैसे धीरे धीरे हाथ उसके करीब आ रहा था। हाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस पल
लियू शेंग बहुत तेजी से आगे बढ़ा, मुश्किल से खुद को बचा पाया। उसकी नज़र आँख पर टिकी हुई थी। वह अपने दांत पीसने और हताश होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके शरीर से निकलने वाले तंबू उसके सामने खड़े थे और उस पर हमला करने के लिए तैयार थे, और यह देखकर वह और भी घबरा गया। उसका मन भर गया। क्रोध से भरकर उसने आह भरी और फैसला किया कि इन गद्दारों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अपने हाथ का उपयोग करके उसने तंबुओं को काट दिया और फिर से उड़ना शुरू कर दिया, इस जगह को छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन उस पल लियू शेंग अपनी जगह पर रुक गया, और जब तंबू अंतरिक्ष में तैर रहे थे, उसका ध्यान अपनी आंखों पर था जो उसके पेट पर थी। वह उनके बारे में लगभग भूल ही गया था। उसने एक आंख को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी निगाहें डर से भर गई। 2 बार सोचे बिना लियू शेंग ने आंख को अपने पेट से बाहर निकाला और उसे अपने हाथ में गुस्से से भरे भाव के साथ पकड़ते हुए उसने उसे असली निकास तक ले जाने का आदेश दिया। अन्यथा वह उन्हें सीधे कुचल देगा, यह प्रकट करते हुए कि यदि वह मर गया तो कोई भी यहां से जीवित नहीं निकलेगा। विदेशी कोशिकाओं में चेतना थी और उन्होंने सोचा कि लियू शेंग सही था। यह एक तरफ देखने लगा। यह दर्शाता है कि उस दिशा में पोर्टल था। उनके ऊपर असली पोर्टल था जो पृथ्वी से जुड़ा था। लियू शेंग ने ऊपर देखना शुरू किया और बाहर निकलने का रास्ता देखा, जिससे उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लियू शेंग ने इस जगह को छोड़ने की तैयारी की। आध्यात्मिक ऊर्जा से बने कई हाथ पीछे से उसके पास आने लगे, और किसी ने उसे जाने से मना किया और अपनी बाहों में वापस जाने के लिए कहा। दृढ़ निश्चयी भाव के साथ उसने पोर्टल की ओर देखना शुरू किया और सभी अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करने और अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करने का फैसला किया। हाथों ने लियू शेंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और पोर्टल की ओर उड़ने लगा। उसे सलाह दी कि वह उसे पकड़ने के बारे में न सोचे। लियू शेंग पोर्टल के पास गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। हाथ उसे पकड़ने ही वाले थे। हाथों ने कसकर बंद कर दिया। लियू शेंग की सुनहरी ऊर्जा को फंसा लिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि बहुत देर हो चुकी थी और हमारा लड़का पोर्टल में प्रवेश कर चुका था। पोर्टल समुद्र की सतह पर दिखाई दिया और लियू शेंग का शरीर पानी की ओर गिरने लगा। उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भागने में कामयाब हो गया है। आंख पोर्टल के पास पहुंची और उसे गौर से घूरने लगी, किसी दिन उसे पकड़ने की कसम खाते हुए। उसकी आवाज सुनकर लियू शेंग पलटा और आंख को देखते ही उसके हाव भाव बदल गए। वह डर और सदमे में महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें आश्चर्य और चिंता में चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि आंख समुद्री रसातल की गुफा से बाहर नहीं निकल सकती और नहीं पोर्टल को पार कर सकती है। लियू शेंग ने अपना पैर पानी पर रखा और धीरे से उतरा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुशी से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह आखिरकार अपने प्यारे घर में लौट आया था। उससे कुछ ही दूरी पर एक जानवर के पैर दिखाई दे रहे थे। वे पेंगुइन थे, जो एक इंसान को देखकर कुछ हैरान थे। वास्तविकता यह थी कि पोर्टल उसे अंटार्कटिका ले आया था। पेंगुइन की आवाज सुनकर लियू शेंग पलटा और उसकी आंखें भ्रम से भर गई। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। लू शांग से कुछ ही दूर पर एक बर्फीला पहाड़ था और आसमान साफ था। शांत भाव से हमारा लड़का अपने आसपास की चीजों को देखने लगा और बर्फ देखकर आहें भरने लगा। वह उत्सुक हो गया, क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ है। कई पेंगुइन ने उसे घेर लिया। लू शांग ने जो तंतु पहले काटे थे वे उसके शरीर पर फिर से उग आए। उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अंटार्कटिका में था। उसके पेट पर मौजूद आंखें उसे ध्यान से घूरने लगीं और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गुर्राने लगीं, और यह बहुत अच्छा काम कर गया। लू शांग गुस्से में था और बिना एक सेकंड के भी हिचकिचाए उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और एक आंख पर मुक्का मारा। उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। वह उन्हें ध्यान से देखने लगा और एक बात स्पष्ट कर दी कि अब वे उसके शरीर के अंदर थी।
उन्हें उसकी बात माननी थी, नहीं तो वे मर जाएंगे। लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके एलियन शरीर की अपनी चेतना थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्होंने उसे धोखा देने की हिम्मत की थी, और अगर वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। आंखें फिर से सक्रिय हो गईं और उन्होंने लू शांग को देखना शुरू कर दिया और फिर से गुर्राने लगे। जब टेंटेकल्स तैर रहे थे, तो हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। एक गंभीर भाव के साथ उसने समझाया कि अगर वे मरना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें उसके नियमों का पालन करना होगा। पहला था उसके आदेशों का पालन करना, दूसरा था ऊर्जा को संघनित करना, फिर रूपांतरित करना और अंत में उदात्तीकरण करना। लू शांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों में डूब गया। उसने तय किया कि कोशिकाओं के लिए कुछ स्पष्ट नियम स्थापित करने का समय आ गया है। उसके शरीर के अंदर एलियन नीली कोशिकाओं का एक समूह था। उसने ध्यान केंद्रित किया और एक सुनहरी ऊर्जा कोशिकाओं के पास पहुंचने लगी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन वह जानना चाहता था कि जब कोशिकाएं अमर कोशिकाओं के समान मार्ग पर चलेंगी तो क्या होगा। लू शांग ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाना शुरू किया, जिससे उसकी छाती में एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई। वह जानना चाहता था कि जब ये कोशिकाएं अमर कोशिकाओं के मार्ग पर चलेंगी तो किस तरह का अस्तित्व पैदा होगा, यह सवाल करते हुए कि क्या वे नियमों के विनाश का विरोध करने में सक्षम होने जा रहे हैं। परिष्करण के निरंतर प्रभाव के कारण ऊर्जा धीरे धीरे एक के बाद एक कोशिका नाभिक में प्रवेश करने लगी। एलियन कोशिकाएं धीरे धीरे उदात होने लगीं और सक्रिय एपोप्टोसिस का अनुभव करने लगी। लू शांग ने सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने का फैसला किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस बिंदु पर स्थिर किया और अपनी सारी शक्ति के साथ अपनी सारी ऊर्जा को उसमें भर दिया, जिससे कोशिका नाभिक तीव्रता से चमकने लगा। कोशिकाएं परिवर्तन से गुजरने लगीं, पहले लगभग 10,000 बार और फिर 10 लाख बार तक पहुंच गई। लू शांग के चारों ओर एक धुएं का पर्दा दिखाई दिया, और एक बार जब यह गायब हो गया तो यह देखा जा सकता था कि उसका शरीर सामान्य हो गया था और अब विदेशी कोशिकाओं का कोई निशान नहीं था। लू शांग की आंखें उदासी से भरी हुई थीं और उसका ध्यान उसके हाथ पर टिका हुआ था। यह अफसोस की बात थी क्योंकि अरबों परिवर्तनों के बाद वह एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाला था, लेकिन विदेशी कोशिकाओं की ऊर्जा समाप्त हो गई थी और उसके पास हाइबरनेशन में प्रवेश करने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पिछले शरीर का हर निशान गायब नहीं हुआ था। उसके हाथ में अभी भी एक नीली आंख थी, जो धीरे धीरे बंद होने लगी थी। एक बार आंख बंद होने के बाद लू शांग ने ध्यान से देखना शुरू किया और महसूस किया कि यह रास्ता व्यवहार्य था, इसलिए उसने बाद में कोशिकाओं को बदलने की कोशिश करने का फैसला किया। तभी एक जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। लू शांग की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह पलटा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अंटार्कटिका के बीच में समुद्र में एक बड़ा जहाज चल रहा था। यह बहुत बड़ा था और बहुत आलीशान लग रहा था। हमारे लड़के का ध्यान जहाज पर था। वह हिमखंड के पीछे छिप गया और यह जाने बिना कि इस क्षेत्र में जहाज क्या कर रहा है, निरीक्षण करने लगा। वह कूद गया और उड़ने लगा। वह इस पल का फायदा उठाकर यह पुष्टि करना चाहता था कि वह अब कहाँ है। जहाज पूरी गति से चल रहा था, अपने रास्ते में बर्फ को तोड़ रहा था। लू शांग ने उड़ना शुरू किया, थोड़ा और करीब गया, और उसकी निगाहें उलझन से भर गईं क्योंकि जहाज पर लेवल 7 से नीचे के 30 योद्धा थे, 2 लेवल 7 मास्टर। इसके अलावा वहाँ एक वैज्ञानिक कमरा भी था, इसलिए एक लेवल 8 ग्रैंड मास्टर निगरानी कर सकता था। उनकी शक्ल से वे सभी शेर साम्राज्य के लोग लग रहे थे। उसके लिए यह कुछ संदिग्ध और अजीब था। जिस चीज ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह लेवल 8 ग्रैंड मास्टर था। जहाज बहुत आलीशान था। इसमें कई मंजिलें थीं और सबसे ऊंची मंजिल पर बहुत सारे लोग थे। लू शांग की आंखें चमकने लगी। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने यह देखने के लिए क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया कि लेवल 8 ग्रैंड मास्टर कहाँ है। कई मिनट बाद
उसे वह कमरा मिल गया जहां ग्रैंड मास्टर था। जहाज पर कहीं सोफे पर एक जोड़ा बैठा था जो अच्छा समय बिता रहा था। लेवल 8 ग्रैंड मास्टर नारंगी बालों वाला एक आदमी था। उसके ऊपर एक सेक्सी महिला बैठी थी। आदमी ने शुरू किया। उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लू शांग को एहसास हुआ कि यह लड़का औरतों का दीवाना और शराब पीने का शौकीन है। उनके बगल में एक टेबल थी जिस पर बैंगनी रंग की आंख वाली एक अंगूठी थी। लू शांग ने ध्यान दिया और महसूस किया कि अंगूठी के पैटर्न को देखते हुए यह एक ऑक्यूलर अंगूठी थी। हमारा लड़का हैरान और भ्रमित था। यह जहाज ऑक्यूलर नामक शोध संगठन का था जिसे हुयान के नाम से जाना जाता है। उसका मन जिज्ञासा से भर गया, इसलिए उसने जानकारी की तलाश में दूसरे कमरों पर नजर डालने का फैसला किया। जहाज के किसी दूसरे कमरे में नीले बालों वाली एक महिला बैठी हुई थी और कुछ लिख रही थी। उसे सबसे अच्छा कमरा लगा क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे खिड़की से आ रही थी। उसने कलम उठाई और प्रसन्न भाव से अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। आज वर्ष 317 की 14 फरवरी थी और मौसम सुहाना था। यह उसका 25वां वैलेंटाइन डे था। वह किसी शानदार रेस्तरां में रेड वाइन या स्टेक का आनंद नहीं ले रही थी। न तो इस अवसर के लिए कोई संगीत उपयुक्त था और न ही डेट के लिए कोई आकर्षक साथी। वह इस दिन को अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड के बीच एक एक्सप्लोरर के केबिन में अकेले बिताने जा रही थी, जो पेंगुइन और विदेशी जीवों से घिरा हुआ था। वह एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने लगी जिसने वैज्ञानिक का लैब कोट पहना हुआ था और उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे थी। यह 28वां दिन था जब से वह प्रोफेसर नेप्सन की शोध टीम में शामिल हुई थी, जो इस सदी और पूरे ग्रह पर आनुवंशिकी के सबसे महान गुरुओं में से एक थे। उनका विशाल ज्ञान, शानदार विचार और अकादमिक खोज के प्रति भावुक रवैया उनके लिए सीखने लायक सब कुछ था। जब वह अपनी डायरी में लिखती रही तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं क्योंकि प्रोफेसर नेप्सन का अनुसरण करने में सक्षम होना उसके जीवन में सबसे भाग्यशाली बात थी। उसने अपने विश्वविद्यालय के गुरु श्रीमती को धन्यवाद दिया, सेलेना, क्योंकि अगर उनकी उत्साही सिफारिश नहीं होती तो वह यहाँ नहीं होती। प्रसन्न भाव से वह अपनी डायरी में सब कुछ लिखती रही। लियू शेंग एक आत्मा में बदल गया। उसके पीछे प्रकट हुआ, अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और एक जिज्ञासु निगाह से ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसकी लंबी डायरी पढ़ने के बाद वह कमोबेश इस जहाज की पृष्ठभूमि को समझ गया। यह जहाज एक टीम थी जिसे हिंद महासागर के आसपास के विदेशी जानवरों के जीन एकत्र करने और शोध करने का काम सौंपा गया था। इससे यह भी पता चलता है कि जहाज पर मजबूत योद्धा क्यों थे। आनुवंशिक नमूने प्राप्त करने के लिए, विदेशी जानवरों का शिकार करने के लिए शक्तिशाली सेनानियों की आवश्यकता होती है। हमारे लड़के के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। लड़की ने लियू शेंग की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और अपनी डायरी में ध्यान भटकाते हुए लिखना जारी रखा। इस टीम का नेता डायरी में उल्लिखित प्रोफेसर नेप्सन लग रहा था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि संगठन के भीतर गाय का काफी उच्च दर्जा होना चाहिए, एक सुनहरे आंकड़े की तरह। वह जानवरों से घिरी एक आंख की कल्पना करने लगा। यह ध्यान देने योग्य था कि उत्परिवर्तित जानवरों और मार्शल आर्ट की उत्पत्ति पर प्रोफेसर नेप्सन का दृष्टिकोण मुख्यधारा से अलग था। उनका मानना था कि दोनों की उत्पत्ति राक्षसों और देवताओं की पौराणिक अवधारणाओं से हुई थी और उन्होंने हमेशा इसे साबित करने की कोशिश की थी, अक्सर यह सुनते हुए कि विज्ञान पौराणिक कथाओं में समाप्त होता है। लड़की ने कलम को मेज पर रख दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ अपनी बाहें फैला दी। आज के लिए जर्नल में लिखने के लिए उसके पास बस इतना ही था। उसके हिलने से ठीक पहले लियू शेंग बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके सामने प्रकट हुआ। एक तीखी निगाह से उसने जानना चाहा कि प्रोफेसर नेल्सन कौन थे। महिला की आंखें भय और भ्रम से भर गईं। वह घबरा गई और उसने पूछा कि वह कौन है। यह देखकर कि यह तरीका काम नहीं करने वाला था, लियू शेंग ने मानसिक नियंत्रण सक्रिय किया और उसके दिमाग में तरंगें भरनी शुरू कर दी। क्षमता ने असर दिखाया और कुछ ही सेकंड में लड़की शांत हो गई और एक शांत निगाह से
वह हमारे लड़के को देखने लगी। उसने प्रोफेसर नेप्सन की एक तस्वीर निकाली। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था। लियू शेंग ने ध्यान से तस्वीर को देखना शुरू किया, उसे धन्यवाद दिया और फिर गायब हो गया। लड़की कई सेकंड तक तस्वीर को पकड़े रही, लकवाग्रस्त रही। जब मानसिक नियंत्रण ने काम करना बंद कर दिया तो वह सामान्य हो गई और भ्रमित नज़र से सवाल किया कि क्या वह सो गई थी। उसका ध्यान प्रोफेसर नेप्सन की तस्वीर पर केंद्रित था। वह कल्पना करने लगी कि प्रोफेसर उसे देखकर आंख मार रहे हैं। वह टमाटर की तरह शर्मा गई और सदमे में आ गई। उसे नहीं पता था कि वह प्रोफेसर नेप्सन की तस्वीर को ध्यान से क्यों देख रही थी। आज वैलेंटाइन डे था और उसने सोचा कि शायद उसने उसके बारे में कोई कल्पना की है। जहाज पर कहीं एक शोध प्रयोगशाला थी। अंदर प्रोफेसर नेप्सन थे। उन्होंने अपना सिर अपनी बाहों पर टिका रखा था और लकड़ी की तरह सो रहे थे। मेज पर कई फोल्डर थे। वह सपना देख रहा था, सोच रहा था कि बर्लिन की पौराणिक कथाएं अन्य देशों की पौराणिक कथाओं से बहुत अलग है, और विश्वास कर रहा था कि शायद वे नए विचार ला सकती है। लियू शेंग प्रयोगशाला में दाखिल हुआ और शुरू हुआ। प्रोफेसर नेप्सन को चुपचाप देखते रहे। बिना कोई आवाज किए उन्होंने फोल्डरों में से एक उठाया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। यह ड्रैगन लैंड के प्राचीन मिथकों, लायन लैंड के प्राचीन मिथकों और ईगल लैंड के पौराणिक मूलों पर डेटा का संकलन था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सिर्फ इन संदिग्ध प्रामाणिकता वाली किंवदंतियों के लिए इतने सारे संसाधन स्थानांतरित कर दिए थे। प्रोफेसर नेप्सन लकड़ी की तरह सोते रहे। लियू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, यह महसूस करते हुए कि यह संगठन बहुत अमीर था। उन्होंने सोचा कि शायद वह उनसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। लियू शेंग ऊर्जा में बदल गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्होंने जहाज छोड़ दिया और बाहर लौट आए। जबकि ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी, उनका ध्यान सुंदर परिदृश्य पर केंद्रित था। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे उनके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई। वह बहुत तेज गति से आकाश में उड़ने लगे। उसने खुद को किसी उद्देश्य के लिए उधार देने का फैसला किया। उस क्षेत्र से कुछ ही दूर एक और जहाज था। डेक पर 2 आदमी थे, जिनमें से एक ने रेलिंग पर दोनों हाथ रखे हुए थे और बताया कि उन्हें लौटने में 1 सप्ताह लगेगा। दूरबीन से देख रहे बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि समय कम लगेगा। उसने देखा था कि टीम के कुछ नेता अब और नहीं रुकना चाहते थे। उसने दूरबीन नीचे रख दी और एक ईमानदार भाव से समझाया कि एक वैज्ञानिक अनुसंधान दल का अनुसरण करना एक साधारण कार्यकर्ता के लिए थका देने वाला था। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि प्रोफेसर नेप्सन क्या कहते हैं। हालांकि वह कमजोर और कमजोर लग रहा था, लेकिन संगठन में उसकी स्थिति उच्च शाही प्रतीकों वाले लोगों से कम नहीं थी। यहाँ तक कि आम शाही प्रतीकों वाले लोग भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दूसरा आदमी उसकी ओर मुड़ा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े आदमी की घड़ी बजने लगी। एक जिज्ञासु नज़र से वह बिना जाने कि क्या हो रहा है, घड़ी को देखने लगा। किसी ने कप्तान को बताया कि अचानक उनके नीचे एक शक्तिशाली पानी के नीचे की धारा उभरी है, जिसने जहाज को मोड़ दिया है और उन्हें आगे देखने के लिए कहा है। उनके सामने एक हिमखंड था। कप्तान सदमे में था और उसने जल्द से जल्द पतवार को मोड़ने का आदेश दिया। दूसरे व्यक्ति ने अपने सिर पर हाथ रखा और घबरा गए। अभी कुछ क्षण पहले हिमखंड उस क्षेत्र में नहीं था और अचानक कहीं से प्रकट हो गया था। वे समय पर जहाज को नियंत्रित नहीं कर सके और पतवार को मोड़ दिया, जिससे वह हिमखंड से जोर से टकराया। जहाज अपनी जगह पर रुक गया और हिमखंड के अंदर कोई था। वह कोई और नहीं बल्कि लियू शेंग था। वह जमीन पर देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।